बच्चों, प्रबंध के 5 सिद्धांत अभी हमने देखे और वो 5 सिद्धांत कौन कौन से थे? फेयोल द्वारा प्रतिपादित पहला सिद्धांत कार्य विभाजन का सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत अधिकार दायित्व का सिद्धांत, तीसरा अनुशासन का सिद्धांत, आदेश की एकरूपता का सिद्धांत और निर्देश की एकरूपता का सिद्धांत। ये 5 सिद्धांत हमने देखे, जिसमें पहले में बताया गया है कार्य को बांटा जाए तो अच्छे से कार्य होगा। दूसरे में हमने देखा अधिकार और दायित्व, कर्मचारियों को अधिकार दिया जाए, अथॉरिटी दी जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, अधिकार के साथ साथ उसके उत्तरदायित्व को भी बताया जाए, यानी दोनों का पालन करें, अधिकार के साथ साथ उत्तरदायित्व को भी समझें। फिर हमने देखा अनुशासन, नियम और नीतियों के अंदर रह करके काम करना और सभी उच्च स्तर के अधिकारियों के आदेशों का पालन करना, निर्देशों का पालन करना, तो संस्था अच्छे से कार्य करेगी, अनुशासन हो जाता है। फिर हमने देखा आदेश की एकरूपता, एक व्यक्ति को एक ही व्यक्ति से कमांड मिलना चाहिए, निर्देश एक व्यक्ति को एक ही व्यक्ति से निर्देश देना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार 5 सिद्धांत हमने देखे। अब सामान्य हित के समक्ष व्यक्तिगत हित निर्बल रहने का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ऑन इंडिविजुअल टू वन। मतलब कहने का यह हुआ, सामान्य हित के समक्ष व्यक्तिगत हित को निर्बल करना, ये जो सिद्धांत है ना बेटा, ये नैतिकता पर आधारित है। मतलब कहने का यह हुआ कि संस्था के अंदर कोई भी कर्मचारी काम कर रहा है तो उसे अपने ही बारे में नहीं सोचना चाहिए, स्वार्थी नहीं होना चाहिए। उसे अपनी हर गतिविधि को करने से पहले यह सोचना चाहिए कि अगर उसके द्वारा कोई नुकसान होता है तो उसका सामान्य व्यक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हर उच्च स्तर के अधिकारी को पहले निम्न स्तर के जो कर्मचारी होते हैं उनके बारे में सोचना चाहिए। अर्थात यह सिद्धांत नैतिकता का सिद्धांत है। यह सिद्धांत यह बताता है कि हर कर्मचारी को बजाय अपने निजी स्वार्थ के बारे में सोचने के हर व्यक्ति के बारे में सोचना चाहिए। हम देखते हैं कई संस्था में बड़े बड़े घोटाले होते हैं, करप्शंस होते हैं, भ्रष्टाचार होते हैं। क्यों होते हैं? उसका कारण यह है कि वो व्यक्ति कुछ गलत काम कर रहा है और उस गलत काम को करने से उसका लाभ उसे हो रहा है, पर उसने ये नहीं सोचा कि उसका तो लाभ हो रहा है लेकिन उसके एक व्यक्ति के लाभ से पूरी संस्था का नुकसान हो सकता है, पूरी संस्था खतरे में आ सकती है, इतने सारे कर्मचारी बेरोजगार हो सकते हैं, उसका एक किया गया कार्य संस्था को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए यह प्रबंध का सिद्धांत है कि व्यक्ति को सामान्य हित की अपेक्षा बजाय अपने ही बारे में सोचने के सभी के सामने सोचना चाहिए। अपना हित, अपना स्वार्थ उसको सेकेंडरी रखना है और पहले दूसरे के बारे में सोचना कि उसके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उससे किसको फायदा होगा। अगर हम इस संस्था में काम कर रहे हैं, हम संस्था के लिए काम करेंगे, संस्था प्रगति करेगी तो हमारी उन्नति तो है ही। ठीक वैसे ही जैसे आप किसी नाव में सवार हैं और अगर आप उस नाव में छेद कर देते हैं तो आप भी डूबेंगे और सबको ले डूबेंगे, बजाय इसके कि आपको रक्षा करना आना चाहिए, उस पार उतरना आना चाहिए। अर्थात संस्था के अंदर जब आप काम कर रहे हैं तो फेयोल का यह सिद्धांत है कि काम करने वाले कर्मचारी को अपने ही बारे में नहीं सोचना, अपना हित निर्बल करना, मतलब व्यक्तिगत इंडिविजुअल प्रॉफिट को छोड़ दो। क्योंकि आप अगर अपने ही बारे में सोचेंगे तो उससे आप हर गलत काम करने के लिए उत्सुक हो जाएंगे और जिससे संस्था को नुकसान होगा। अर्थात ईमानदारी से काम करना, सही समय पर काम करना, दूसरों के बारे में सोचना, आपके द्वारा लिया गया निर्णय, आपके द्वारा किया गया कार्य, उससे दूसरे लोग प्रभावित ना हो, इस बात का ध्यान कर्मचारी को रखना चाहिए।
इस बात का ज्ञान उन्हें करवाना चाहिए। अब आता है बेटा हमारा कर्मचारियों के पारिश्रमिक का सिद्धांत। कर्मचारियों के पारिश्रमिक का सिद्धांत क्या बोलता है? पारिश्रमिक मतलब प्रतिफल देना, मजदूरी देना, वेतन देना। जो भी आप कर्मचारी से काम करवा रहे हो उसके बदले उसे जो दिया जाता है उसको पारिश्रमिक कहते हैं। परिश्रम के बदले मिलने वाला प्रतिफल। ठीक है, तो यह सिद्धांत क्या कहता है? यह सिद्धांत यह कहता है कि कर्मचारी को जो भी पारिश्रमिक मिल रहा है वो उचित मिलना चाहिए और कार्य के अनुसार होना चाहिए। कर्मचारी जिस हिसाब से काम कर रहा है उस हिसाब से उसका पारिश्रमिक होना चाहिए। बहुत ज्यादा समय काम कर रहा है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण काम कर रहा है, तो उसका पारिश्रमिक भी उचित होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, काम के अकॉर्डिंग होना चाहिए और योग्य और अयोग्य के अनुसार देना चाहिए। योग्य व्यक्ति उसको ज्यादा वेतन मिलना चाहिए, अयोग्य को कम मिलना चाहिए। क्योंकि अगर योग्य और अयोग्य को अगर आप समान पारिश्रमिक दे रहे हैं तो कल से जो योग्य व्यक्ति है वो भी अयोग्य अनस्किल व्यक्ति के जैसे काम करने लगेगा। उसको ऐसा लगेगा कि ये व्यक्ति भी काम नहीं करता है, इसको भी उतना ही पैसा मिल रहा है, मैं काम करूंगा मुझे भी इतना पैसा मिलेगा तो मैं काम क्यों करूं। ये विचार उसके अंदर आ जाएंगे क्योंकि गलत प्रवृत्ति पहले आती है। बजाय वो अयोग्य व्यक्ति ये नहीं सीखेगा कि मैं इसके जैसे काम करूं, योग्य व्यक्ति उसके जैसे हो जाएगा। इसका नुकसान संस्था को होगा। वो जिस क्षमता से काम कर सकता है वो क्षमता का प्रदर्शन ही नहीं करेगा। इसलिए फेयोल ने ये सिद्धांत बनाया है कि कर्मचारियों को उचित पारिश्रमिक मिलना चाहिए, समय पर मिलना चाहिए। आप बहुत ज्यादा वेतन देते हैं लेकिन समय पर वेतन नहीं देते तो उसका भी कोई महत्व नहीं। समय पर दे रहे हैं लेकिन बहुत कम ही वेतन दे रहे हैं, जितना काम करवा रहे हैं उससे कम, तो उसका भी कोई महत्व नहीं होता। इसलिए पारिश्रमिक के सिद्धांत पर इन्होंने बल दिया है कि अर्थात कर्मचारियों को उनके योग्यता के अनुसार, पद के अनुसार, कार्य के अनुसार उचित वेतन मिलना चाहिए, समय पर मिलना चाहिए। क्योंकि वेतन से ही उसकी आर्थिक संतुष्टि निर्भर करती है, वेतन से ही उसका घर परिवार चलता है। जब वो अपने घर परिवार से संतुष्ट रहेगा, जब आर्थिक स्थिति उसकी सुदृढ़ होगी तो ही तो वो मन लगा के काम करेगा, अन्यथा वो आपके लिए काम कैसे करेगा। इसलिए ये प्रबंध का सिद्धांत है कि कर्मचारियों का पारिश्रमिक उचित होना चाहिए, समय पर होना चाहिए और योग्यता के अनुसार होना चाहिए। अगला सिद्धांत केंद्रीकरण का सिद्धांत। केंद्रीकरण, केंद्रीकरण का सिद्धांत क्या कहता है? केंद्रीकरण का मतलब होता है कि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य होते हैं जो कि उच्च स्तरीय अधिकारियों के हाथ में ही केंद्रित होते हैं, उसको बोलते हैं केंद्रीकरण। संस्था के अंतर्गत हर स्तर के अधिकारी होते हैं, हर व्यक्ति अपना काम कर रहा होता है, सबको अपने काम करने की स्वतंत्रता होती है, लेकिन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य होते हैं जो कि केवल उच्च स्तरीय अधिकारियों के हाथ में ही होना चाहिए। हर व्यक्ति के पास अगर वो अधिकार जाएगा तो उसका दुरुपयोग हो सकता है, गलत उपयोग हो सकता है। इसलिए फेयोल का सिद्धांत ये कहता है कि जो भी कार्य संस्था के अंतर्गत हो रहे हैं उनका केंद्रीकरण होना चाहिए। केंद्रीकरण का मतलब कुछ उच्च स्तरीय अधिकारियों द्वारा कुछ शक्तियां, कुछ पावर अपने हाथ में रखना चाहिए और किसी को वो अधिकार नहीं है उस काम को करने के लिए। जैसे वित्तीय व्यवस्था करना, पैसे संबंधी फाइनेंस मैनेजमेंट कुछ लोगों के हाथ में ही रहता है। पैसा कितना आ रहा है, किस तरीके से जा रहा है, ये अपने हाथ में केंद्रित रखते हैं क्योंकि इसमें गड़बड़ होने की संभावना ज्यादा होती है। या फिर और भी निर्णय लेने, बड़े बड़े पॉलिसी बनाना है, कुछ करना है, तो जो उच्च स्तरीय कार्य होते हैं
या बहुत महत्वपूर्ण कार्य संस्था के लिए होते हैं, उनका अधिकार केंद्रीकरण कुछ निजी लोगों के हाथ में ही होना चाहिए। सोपान या संपर्क श्रृंखला का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा एग्जाम के लिए। सोपान या संपर्क श्रृंखला का सिद्धांत क्या होता है? इसके नाम से स्पष्ट है, संपर्क श्रृंखला, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। ये संपर्क श्रृंखला क्या होती है? किसी भी संस्था के अंतर्गत उस संगठन के आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है और उस हिसाब से पद रखे जाते हैं, पोस्टिंग होती है। मैनेजर, उसके बाद डिप्टी मैनेजर, जनरल मैनेजर, डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कितने लोग होंगे एक पद के ऊपर दूसरे पद। तो जितनी बड़ी संस्था उतने ज्यादा पोस्ट होते हैं, उतनी ज्यादा संपर्क करने की श्रृंखला होती है। तो फेयोल ने बताया है कि अगर निम्न स्तर के कर्मचारियों को अगर उच्च स्तर के कर्मचारियों से संपर्क करना है तो सीधे संपर्क नहीं करना चाहिए। अगर निम्न स्तर का कर्मचारी अगर उच्च स्तर के अधिकारी से मिलना चाहता है, अगर वो डायरेक्ट अगर उच्च स्तर के अधिकारी से मिलेगा तो उसके काम में व्यवधान उत्पन्न होगा। वो अपना काम करेंगे, छोटी छोटी समस्याओं को हल करेंगे। इसलिए हर व्यक्ति के ऊपर एक उच्च स्तरीय अधिकारी होता है, हर व्यक्ति का एक सहायक होता है, असिस्टेंट होता है। तो मान लीजिए ये संपर्क श्रृंखला है और एक टॉप लेवल के ऑफिसर से, टॉप लेवल है, सबसे मेन व्यक्ति है, और ये सबसे निम्न लेवल के व्यक्ति हैं। अगर इस व्यक्ति को इससे मिलना है तो सबसे पहले एफ से संपर्क करना पड़ेगा, एफ को ई से, इसको डी से, डी को सी से, बी को। इस तरीके से जब एक चेन के माध्यम से आदेश जाता है निम्न स्तर से उच्च स्तर तक, बॉटम से लेकर टॉप तक, तो इसको बोलते संपर्क श्रृंखला। हो सकता है महत्वपूर्ण काम ज्यादा नहीं हो और ये यहीं पर हल हो जाए, या ये व्यक्ति के द्वारा ही हल हो जाए, तो उच्च स्तर के अधिकारियों के काम का बर्डन कम हो जाएगा। इसको बोलते संपर्क श्रृंखला। और अगर उच्च स्तर तक बात पहुंचाना है तो निम्न सभी व्यक्तियों के हाथ से होकर के वो सूचना जाती है, तो सभी के ध्यान में वो चीजें रहती है। तो इस तरीके से अगर कोई अधिकारी को किसी अधिकारी से संपर्क करना है तो संपर्क करने की एक महत्ता होनी चाहिए, एक डिग्निटी होना चाहिए। उच्च स्तर के अधिकारियों को हर छोटे छोटे काम के लिए व्यक्ति से नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उसके काम सबसे महत्वपूर्ण है। वो बड़े बड़े कामों के लिए योग्य, वो बड़े बड़े काम को करेंगे और बाकी काम के लिए उन्होंने अधिकारियों को अपॉइंट कर रखा है। अब बी है, बी के अंडर में सी, सी के अंडर में डी, डी के, जितनी बड़ी संस्था उतने बड़े लेवल, उतनी ज्यादा पोस्ट होगी। तो जब भी किसी निम्न स्तर के अधिकारी को उच्च स्तर के अधिकारी से मिलना हो तो वह प्रत्यक्ष रूप से या डायरेक्ट नहीं मिल सकता। उसको पहले अपने उच्च स्तरीय अधिकारी से जिसके अंदर रह करके वो काम कर रहा है, जिनके वो सहायक है, उन तक वो सूचना पहुंचानी होगी। उच्च स्तर अधिकारी ऊपर तक पहुंचाएंगे। इस प्रकार ये संपर्क श्रृंखला है। और कई बार ऐसा होता है कि टॉप लेवल व्यक्ति को बॉटम लेवल तक कोई मैसेज पहुंचाना है तो वो बॉटम से टॉप तक पहुंचाएगा, इसी चेन के माध्यम से, बी सी डी ई के माध्यम से होता है। तो ये दो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं बेटा। तो हर संस्था के अंदर एक संपर्क श्रृंखला होना चाहिए, एक लेवल होना चाहिए, किस हिसाब से काम करना है। वही दूसरी बात ध्यान रखिए कि जैसे एक डिपार्टमेंट ये है, एक डिपार्टमेंट ये है, यहां पर भी इस तरीके से लिंक होगी। पर मान लीजिए ये पी है और ये एफ है, ये भी मैनेजर है, ये भी मैनेजर है, ये दोनों सेम लेवल के ऑफिसर हैं। जब सेम लेवल के ऑफिसर आपस में मिलते हैं तो उनमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती, वो डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। इसको बोलते हैं गैंग प्लैंग या समतल संपर्क। मान लीजिए मैं जनरल मैनेजर हूं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, मेरा फ्रेंड है प्रोडक्शन जनरल मैनेजर है सेल्स डिपार्टमेंट का। अब दोनों ही जनरल मैनेजर है, अब दोनों को आपस में बात करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? दोनों सेम लेवल के ऑफिसर है।
पर यहां पे भी अगर मान लीजिए उच्च स्तर और निम्न स्तरीय बात आई तो उच्च स्तर के अधिकारी से आप डायरेक्ट संपर्क नहीं कर सकते। यह महत्ता होनी चाहिए। जब इस तरीके से सूचना पहुंचती है तो काम आसानी से होता है, उच्च स्तर के अधिकारियों पर बर्डन नहीं होता और आसानी से सूचनाएं टॉप लेवल से बॉटम और बॉटम से टॉप लेवल तक पहुंचती है। इसी को हम बोलते हैं संपर्क श्रृंखला का सिद्धांत।